नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण में यानी हमारे इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन का सबसे बुनियादी हिस्सा है। जी बिल्कुल। यह एक ऐसा विषय है जिसे हम रोज जीते हैं पर शायद गहराई से समझते नहीं हैं। हाँ, तो आज का हमारा विषय चरक संहिता के अनुसार सात्विक आहार पर आधारित है। हमारे सामने आज महर्षि चरक के प्राचीन ग्रंथों से लिए गए बहुत ही प्रामाणिक स्रोत और नोट्स मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि शुरुआत में ही हमारे श्रोताओं को यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हमारा आज का मिशन क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आज का उद्देश्य किसी आधुनिक डाइट प्लान या वजन कम करने की किसी नई तकनीक पर बात करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही है। हम अक्सर आयुर्वेद को सिर्फ बीमारियों के इलाज या जड़ी बूटियों तक सीमित कर देते हैं। हाँ। लेकिन आज हमारा लक्ष्य आयुर्वेद के उस हजारों साल पुराने ज्ञान को समझना है जो हमें स्वस्थ जीवन जीने की असली कला सिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये देखेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे प्रासंगिक है। बहुत ही सटीक प्रस्तावना है। अगर हम चरक संहिता जैसे मूल ग्रंथों को देखें तो महर्षि चरक का नजरिया बहुत ही व्यापक है। जी। उनके अनुसार जो भोजन हम खाते हैं वो सिर्फ शरीर को चलाने वाला ईंधन नहीं है, ये हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक अस्तित्व को बनाने वाली मुख्य सामग्री है। इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए मैं हमारे स्रोत से महर्षि चरक के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय का एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल, पढ़िए। श्लोक है, आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवः। बहुत ही प्रभावशाली पंक्ति है ये। हाँ, मतलब इसका सीधा अर्थ ये है कि हमारा शरीर आहार से ही बनता है और जो रोग हैं वो भी आहार से ही उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये विचार चिकित्सा विज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल देता है। कैसे? थोड़ा हमारे श्रोताओं के लिए इसे आसान भाषा में समझाइए। तो होता क्या है कि आधुनिक युग में हम अक्सर बीमारियों के सिर्फ लक्षणों को दबाने पर ध्यान देते हैं। हाँ। सिर दर्द हुआ तो गोली खा ली। हाँ, हम मूल कारण तक तो जाते ही नहीं है। सही कहा। लेकिन ये श्लोक हमें वापस बुनियादी निर्माण प्रक्रिया की ओर ले जाता है। शरीर की हर एक कोशिका, हमारे ऊतक, हमारा रक्त, ये सब उसी भोजन का परिणाम है जो हम रोज खा रहे हैं। एकदम। इसका तार्किक आधार बहुत मजबूत है। हमारे शरीर की पुरानी कोशिकाएं रोज नष्ट होती हैं और नई बनती हैं। त्वचा हो या पेट की परत, ये सब लगातार पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। और इस पुनर्निर्माण के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो हमारे आहार से आता है। बिल्कुल। महर्षि चरक यही समझा रहे हैं कि अगर निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली ईंटें ही कमजोर होंगी तो पूरी इमारत तो कमजोर होगी। और श्लोक का जो दूसरा हिस्सा है, रोगाश्च आहार संभवः, वो भी तो यही कहता है। हाँ, कि जब शरीर में कोई बीमारी आती है तो उसका पहला कारण अक्सर कोई बाहरी वायरस या संक्रमण नहीं होता। तो फिर क्या होता है? वो अक्सर हमारे द्वारा दी गई गलत निर्माण सामग्री यानी गलत आहार का परिणाम होता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अंदर से कमजोर हो जाती है। तो ये तो निवारक स्वास्थ्य देखभाल, मतलब जिसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहते हैं, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल है। तो अगर शरीर और रोग दोनों आहार से ही तय होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सही आहार है क्या? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे नोट्स में सूत्र स्थान के 25वें अध्याय का एक और श्लोक है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम। हाँ, यहाँ महर्षि चरक ने आहार को सिर्फ कैलोरी या प्रोटीन के नजरिए से नहीं देखा है। तो उन्होंने इसे कैसे वर्गीकृत किया है? उन्होंने इसे बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर बांटा है। हितकारी आहार, अहितकारी आहार, सुख देने वाला आहार और दुख देने वाला आहार। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद में यही तो सबसे बड़ा फर्क है। हम आज खाने को सिर्फ ऊर्जा के रूप में देखते हैं या फिर इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो प्लेट में कैसा दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेद खाने के बाद के प्रभाव पर बात करता है ना? जी, जिसे आयुर्वेद में विपाक कहा जाता है, यानी पचने के बाद भोजन का शरीर पर क्या असर हो रहा है। तो ये सुख देने वाला आहार क्या होता है? सुख देने वाला आहार वो है जो पचने के बाद शरीर में हल्कापन लाए, ऊर्जा दे और सबसे बड़ी बात, मन में स्पष्टता लाए। और दुख देने वाला आहार? वो आहार जिसे खाने के बाद पेट फूल जाए, आलस आए, भारीपन लगे या मानसिक उलझन हो। मतलब जो जंक फूड खाकर हमें नींद आने लगती है वो दुख देने वाला आहार है। एकदम सही। और सात्विक आहार की पूरी अवधारणा इसी सुख और हितकारी प्रभाव पर ही टिकी हुई है। हमारे स्रोतों में सात्विक आहार की कुछ बहुत ही स्पष्ट विशेषताएं बताई गई हैं। जी बताइए। यह वो आहार है जो पवित्र हो, ताजा हो और सुपाच्य हो।
मतलब जिसे हमारा पाचन तंत्र आसानी से पचा सके। और एक बात जो इसमें सबसे खास है कि यह सिर्फ पेट को शांत नहीं करता बल्कि मन और बुद्धि को भी शांत रखता है। जब भोजन पवित्र और आसानी से पचने वाला होता है तो शरीर को उसे ऊर्जा में बदलने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। अच्छा, मतलब हमारी ऊर्जा पचने में ही बर्बाद नहीं होती। हाँ, जब शरीर का सारा खून और ऊर्जा सिर्फ एक भारी खाने को पचाने में नहीं लगती तो वो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के लिए बच जाती है। क्या बात है। इसीलिए सात्विक भोजन करने के बाद हमें आलस नहीं आता बल्कि मानसिक शांति मिलती है। बिल्कुल, यही विज्ञान है इसके पीछे। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे नोट्स में 3 मुख्य गुण बताए गए हैं जो किसी भी भोजन को सात्विक बनाते हैं। जी। पहला गुण यह है कि भोजन हमेशा ताजा और प्राकृतिक होना चाहिए। श्रुत साफ कहते हैं कि बासी, दुर्गंध युक्त या बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन सात्विक नहीं हो सकता। और आज के समय में ताजा और प्राकृतिक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाना आज ही बना है, तो इसका और क्या मतलब है? या जिसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। उसमें तो प्राण ऊर्जा खत्म ही हो जाती होगी। बिल्कुल, उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं बचती और हमारे शरीर को सिर्फ रसायनों की नहीं, उस प्राकृतिक ऊर्जा की भी जरूरत होती है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। अच्छा, जो दूसरा गुण है वो है भोजन का मधुर, स्निग्ध और लघु होना। यहाँ स्निग्ध शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, खासकर आज के दौर में। हाँ, क्योंकि आज तो हर कोई फैट फ्री खाने के पीछे भाग रहा है। हर चीज बिना चिकनाहट की चाहिए लोगों को। यही तो समस्या है। चरक संहिता साफ कहती है कि हमारे स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक स्निग्धता बहुत जरूरी है। मतलब रूखा सूखा भोजन नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा रूखा भोजन शरीर में वात दोष को बढ़ा देता है। और आपको पता है आज के समय में चिंता और तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही बड़ा हुआ वात दोष। जी हाँ, इसलिए खाने में सही प्रकार की प्राकृतिक चिकनाहट होनी ही चाहिए। स्वस्थ खाने का मतलब बेस्वाद और रूखा खाना नहीं है। और तीसरा गुण है मन को शांत रखने की क्षमता, जिस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। जी। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जो पाचन विज्ञान से जुड़ी है। वो मात्रा वाली बात है ना? हाँ, सूत्र स्थान के 5वें अध्याय का श्लोक है, मात्राशी सर्वकालम स्यान मात्रा ही अग्ने प्रवर्तिका। ये आयुर्वेद के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। इसका अर्थ है कि भोजन की सही मात्रा ही सबसे जरूरी चीज है। महर्षि चरक यहाँ अग्नि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, अग्नि का मतलब यहाँ हमारी पाचन शक्ति या जिसे आज हम पाचक एंजाइम कहते हैं उससे है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ अच्छा खाना ही काफी नहीं है? बिल्कुल। श्लोक कहता है कि व्यक्ति को हमेशा उचित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए क्योंकि वही मात्रा हमारी पाचन अग्नि को सुरक्षित रखती है। मतलब अगर हम दुनिया का सबसे ताजा और सात्विक भोजन भी बहुत ज्यादा मात्रा में खा लें तो वो नुकसान करेगा। वो शरीर के लिए जहर बन जाएगा। आयुर्वेद में इसे आम कहा जाता है, यानी वो टॉक्सिन्स जो बिना पचे हुए खाने से बनते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मुझे बहुत सही लगता है। जी बताइए। अगर कहीं एक छोटी सी आग जल रही हो और हम उस पर एक साथ बहुत सारी भारी लकड़ियां डाल दें तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। एकदम सटीक उदाहरण है। हमारा पाचन तंत्र भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा खाना पेट में डाल लेते हैं तो हमारे पाचक रस उस भारी मात्रा को संभाल ही नहीं पाते और फिर वो खाना पचने के बजाय पेट में ही सड़ने लगता है। और यही अधपचा खाना फिर बीमारियों का कारण बनता है। जी, यही आम हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर रुकावट पैदा करता है और सूजन लाता है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और आधुनिक विज्ञान भी तो अब यही मानता है कि शरीर में ये पुरानी सूजन ही हृदय रोग और मधुमेह का बड़ा कारण है। बिल्कुल। इसीलिए भोजन की मात्रा, उसकी गुणवत्ता जितनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अब हमने ये समझ लिया है कि सात्विक भोजन के गुण क्या हैं और उससे कितनी मात्रा में खाना है। जी। तो चलिए बात करते हैं उन खास चीजों की जिन्हें महर्षि चरक ने श्रेष्ठ आहार माना है। आज की भाषा में हम इन्हें सुपर फूड्स कह सकते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि चरक संहिता में रोजाना खाने के लिए कुछ चीजों को सबसे बेहतरीन बताया गया है, जैसे शाली चावल, जिसे हम पुराना चावल भी कहते हैं। हाँ, और मूंग की दाल, गाय का घी, शहद और दूध। इन चीजों को चुनने के पीछे बहुत ही गहरा विज्ञान है। जैसे शाली चावल ही क्यों, नया चावल क्यों नहीं? क्योंकि जो नया चावल होता है वो बहुत भारी और चिपचिपा होता है। हमारी पाचन अग्नि के लिए उसे पचाना मुश्किल होता है। अच्छा, और जब वो 1 साल पुराना हो जाता है तो उसकी अतिरिक्त नमी सूख जाती है, वो हल्का यानी लघु हो जाता है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और भारीपन भी नहीं लगता। और दालों में सिर्फ मूंग की दाल को ही सबसे अच्छा क्यों माना गया है?
राजमा या उड़द क्यों नहीं? क्योंकि राजमा या उड़द जैसी भारी दालें पेट में गैस या वात पैदा कर सकती है, लेकिन मूंग की दाल शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित रखती है। क्या बात है। और गाय का घी तो उसी स्निग्धता का स्रोत हो गया जिसकी हमने पहले बात की थी। जी, यह न सिर्फ शरीर की गर्मी या पित्त को शांत करता है, बल्कि पोषण को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है, एक बहुत अच्छे माध्यम की तरह। इन सभी चीजों में एक बात जो मुझे सबसे खास लगी वो ये है कि ये सब शरीर में ओज बढ़ाने वाले माने गए हैं। ओज यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवनी शक्ति का मूल आधार। हमारे नोट्स में दूध को लेकर एक बहुत ही खास श्लोक है, क्षीरम जीवनीयानाम श्रेष्ठम। इसका मतलब है कि जीवन शक्ति बढ़ाने वाली सभी चीजों में दूध सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन आज के समय में दूध को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। हाँ, और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि महर्षि चरक किस दूध की बात कर रहे हैं। वो पैकेट वाले प्रोसेस दूध की बात तो नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, वे प्राकृतिक रूप से पाले गए पशुओं के शुद्ध और ताजे दूध की बात कर रहे हैं, बिना किसी मिलावट या हार्मोन के। तो जब दूध एकदम शुद्ध हो और उसे सही तरीके से लिया जाए तो उसका क्या असर होता है? आयुर्वेद मानता है कि ऐसा दूध सीधे हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को पोषण देता है। ये मन को शांत करता है और तुरंत ऊर्जा देता है। मस्तिष्क और मन की बात से मुझे इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा याद आ गया, भोजन और मन का गहरा संबंध। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डाइट सिर्फ वजन कम करने या शरीर के लिए है। हाँ, लेकिन सात्विक आहार का सबसे बड़ा असर तो हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर पड़ता है। बिल्कुल, सात्विक भोजन क्रोध को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा देता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मसालेदार खाने से गुस्सा क्यों आता है, जिसे हम पित्त कहते हैं? जी, ये शारीरिक गर्मी सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है और शरीर की यही उत्तेजना मन के स्तर पर चिड़चिड़ापन और क्रोध बन जाती है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला तथ्य है। और भारी या बासी भोजन का क्या असर होता है? तमसिक भोजन खाने से शरीर में सुस्ती आती है और मन में अवसाद या निराशा की भावना पैदा होती है। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि हमेशा सात्विक भोजन ही करते थे, क्योंकि उन्हें गहरे ध्यान में जाना होता था, जिसके लिए मन का शांत और एकाग्र होना बहुत जरूरी है। आज की इस तनाव भरी दुनिया में जो लोग मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ज्ञान किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल, हमारा मानसिक भटकाव सीधी तौर पर हमारी पिछली खाई हुई थाली से जुड़ा हो सकता है। चलिए अब इस चर्चा को और भी व्यवहारिक बनाते हैं। हमारे स्रोत में अन्नपान विधि अध्याय का जिक्र है। भोजन करने के प्राचीन नियम। इसे खाने की कला कहना गलत नहीं होगा। हाँ, द आर्ट ऑफ ईटिंग। इसमें अति भोजन यानी बहुत ज्यादा खाने को लेकर एक सख्त चेतावनी है, नात्यश्नस्तु योगो अस्ति। इसका अर्थ है कि जो इंसान हद से ज्यादा खाता है उसके लिए उत्तम स्वास्थ्य और योग दोनों ही असंभव है। महर्षि चरक ने भोजन करने के जो नियम बताए हैं वो आज और भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं, क्योंकि आज हमारी खाने की आदतें पूरी तरह से बिगड़ चुकी हैं। इनमें पहला नियम क्या है? सबसे पहला और बुनियादी नियम है सिर्फ और सिर्फ तब खाना जब सच्ची भूख लगी हो। पर आज तो लोग घड़ी देखकर खाते हैं या फिर तनाव में होते हैं तब खा लेते हैं। जी, जबकि पेट में पड़ा पुराना खाना अभी पचा भी नहीं होता और नया खाना ऊपर से डाल दिया जाता है। और यही बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल। हमारे नोट्स में इन नियमों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो हो गया भूख लगने पर खाना। दूसरा नियम है कि भोजन हमेशा शांत मन से करना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मूड में चला जाता है। सही कहा। और ऐसे में हमारे पाचन तंत्र की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे खाना ठीक से पचता नहीं। तीसरा नियम है खाते समय बात ना करना। ये तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। और इसके पीछे पूरा विज्ञान है। जब हम बोलते हैं तो हवा बाहर की तरफ आती है, लेकिन खाना निगलने के लिए हवा की गति नीचे की ओर होनी चाहिए। तो जब ये दोनों गतियां आपस में टकराती हैं तो समस्या होती है। हाँ, इससे वायु दोष बढ़ता है और अपच की परेशानी शुरू हो जाती है। और जो चौथा नियम है वो तो मुझे शारीरिक यांत्रिकी के हिसाब से सबसे अद्भुत लगा, पेट भरने का अनुपात। पेट के हिस्सों वाला नियम, ये आयुर्वेद की सबसे बेहतरीन सलाहों में से एक है। चरक संहिता के अनुसार हमें अपना पेट सिर्फ आधा ही ठोस भोजन से भरना चाहिए। सिर्फ 50% हिस्सा? और बाकी का आधा? उसके बाद का 25% हिस्सा हमें तरल पदार्थों के लिए रखना चाहिए, जैसे पानी या छाछ। और बचा हुआ 25%? वो पूरा 1/4 हिस्सा पूरी तरह से खाली छोड़ देना चाहिए। खाली क्यों?
इसे समझने के लिए मैं एक आधुनिक उपकरण का उदाहरण देना चाहूंगा। मिक्सर ग्राइंडर वाला उदाहरण। बिल्कुल। अगर हम किसी मिक्सर के जार को एकदम ऊपर तक ठोस चीजों से ठसाठस भर दें तो क्या होगा? उसके ब्लेड घूम ही नहीं पाएंगे। सही कहा। सामग्री पिसने के बजाय वहीं फंस जाएगी। मिक्सर को ठीक से काम करने के लिए थोड़ी खाली जगह और थोड़े पानी की जरूरत होती है। हमारा आमाशय भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये तुलना चीजों को बहुत साफ कर देती है। हाँ, देखिए, हमारे पेट में खाने को पचाने के लिए सिकुड़ने और फैलने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जी। पाचक रसों को ठोस खाने के साथ अच्छे से मिलने के लिए उस खाली जगह की बहुत जरूरत होती है। तो जब हम पेट को गले तक भर लेते हैं तो उस मशीन को काम करने की जगह ही नहीं मिलती और फिर खाना मथने के बजाय वहीं रुक जाता है। फिर एसिडिटी, गैस और कई गंभीर रोग शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पूरा ध्यान चबाने पर होना चाहिए ताकि पता चल सके कि पेट आधा कब भर गया। बिल्कुल सही। इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो सात्विक आहार सिर्फ एक प्रतिबंधों की सूची नहीं लगता। यह तो प्रकृति के चक्र और हमारे शरीर की आंतरिक लय के साथ तालमेल बिठाने का एक पूरा विज्ञान है। इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि अगर भोजन ताजा, पवित्र और सही मात्रा में हो तो इसके फायदे सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहते। ऐसा आहार हमें एक रोग मुक्त शरीर देता है, एक शांत मन देता है और जीवन में संतुलन लाता है। मैं तो कहूंगा कि इस विश्लेषण से एक ही सबसे शक्तिशाली संदेश उभर कर आता है कि आहार ही औषधि है। फूड इज मेडिसिन। एकदम सही। अगर हम अपने शरीर को सही निर्माण सामग्री दें तो वो खुद को स्वस्थ रखने में पूरी तरह सक्षम है। हमें बाहर से किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस गहन चर्चा के अंत में मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक ऐसा प्रश्न छोड़ें जिस पर वो सोचने को मजबूर हो जाएं। जी बिल्कुल। चूंकि महर्षि चरक इतने स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारा आहार ही हमारे मन और बुद्धि का निर्माण करता है। हाँ, तो क्या ये संभव है कि आज के समाज में जो तनाव, क्रोध और बेचैनी एक महामारी की तरह फैल रही है, उसका सीधा संबंध हमारे रोज के खाने से है? उस बासी और केमिकल से भरे खाने से। बिल्कुल। यदि आहार ही औषधि है तो क्या हमारी ये आधुनिक और सुविधाजनक भोजन शैली ही हमारे आज के मानसिक और शारीरिक संघर्षों का सबसे बड़ा रोग बन चुकी है? ये सच में एक बहुत गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या सुविधा के नाम पर हमने अपनी मानसिक शांति का सौदा कर लिया है? ये सोचने वाली बात है। महर्षि चरक के इस प्राचीन और अमूल्य ज्ञान पर हमारी ये विस्तृत चर्चा आज इसी गहरे विचार के साथ अपने निष्कर्ष तक पहुंचती है। हम सभी को अपनी दैनिक थाली और इस प्रश्न पर जरूर सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।